हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास यानी कि आज की क्लास के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा आपको दिख रहा है कि भाई हमारा जो आज का सेशन है, हम लोग ऑलरेडी पूरे चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने टोटल 7 to 8 वीडियोस बनाई हैं। उन 7 to 8 वीडियोस और क्लासेस के अंदर हम लोगों ने पूरे चैप्टर को अलोंग विद द डेरिवेशन एंड अलोंग विद द न्यूमेरिकल असेसमेंट खत्म किया है। ठीक है, एट लास्ट कि अब जो हमारे टॉपिक्स बच गए थे जिनका न्यूमेरिकल कंटेंट हम लोगों ने ड्यूरिंग द सेशन नहीं कंप्लीट किया था, उन सारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले कि भाई हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह सारी तैयारी करते हैं, बैग एक बार चेक कर लिया हम लोगों ने, भाई बुक्स रखी हैं नहीं रखी हैं, आज इसका पीरियड है, इसका है, ये टाइम टेबल है। स्पेशली हम लोग लंच आवर्स को देखते हैं तो भाई ये टाइम टेबल है, ये किताब रखी, मैम ने ये होमवर्क दिया नहीं दिया, तो वो सारी चीजें हम लोग हमारे पहले बैग में इंश्योर कर लेते हैं कि भाई है या नहीं है, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसी तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल कंटेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जितने फॉर्मूलाज थे हम लोग उन सारे फॉर्मूलाज को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। आइदर वो फॉर्मूला रिलेटेड टू करंट है, आइदर वो फॉर्मूला रिलेटेड टू वोल्टेज है, या फिर ओम्स लॉ है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने वोल्टेज। ठीक है, और वोल्टेज का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से ले जाके दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, यहां से वहां तक जाने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ा, जितनी मेहनत करनी पड़ी फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आने के लिए विदाउट लिफ्ट, दैट इज नोन एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड दैट इज व्हाट पोटेंशियल। ठीक है, इसकी यूनिट ध्यान रखें, इसकी यूनिट जो होती है दैट इज वोल्ट एंड ऑल्सो जूल पर कूलम। ठीक है, दैट इज व्हाट जूल पर कूलम। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला जो था हमारे पास दैट इज ऑफ करंट। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने गिवन टाइम के अंदर, दैट इज नोन एज करंट। इसकी जो यूनिट है दैट इज कूलम पर सेकेंड, विच इज ऑल्सो नोन एज एम्पियर। ठीक है, करंट को नापने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल में लिया जाता है दैट इज अ मीटर। वोल्ट मीटर को वोल्टेज को नापने के लिए दैट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है सर्किट में, अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। तो हमने वोल्ट मीटर और अमीटर क्लास नंबर 2 के अंदर डिस्कशन किया था, प्लस क्लास नंबर 3 के अंदर डिस्कशन किया था, आप एक बार चेक कर सकते हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर। यहां से करंट का जो फॉर्मूला निकला चार्ज का दैट इज Q इज इक्वल टू I इंटू T। ठीक है, आप चाहें तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, Q का एक और फॉर्मूला है दैट इज N इंटू E। E is charge on one electron and N is number of electron। यहां पर E की वैल्यू फिक्स होगी that is what 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, that is always fixed। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्विच करके पहुंचे थे किसके ऊपर, ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ हमने वोल्टेज अलग पढ़ा, हमने करंट अलग पढ़ा, अब इन दोनों को जोड़ के एक साथ पढ़ा एंड दैट इज व्हाट ओम्स लॉ। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, या फिर V इज इक्वल टू I इंटू R एंड इट्स SI यूनिट इज ओम, दैट इज व्हाट ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ इज बेसिकली द डिस्कवरी ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट के फ्लो को अपोज करता है दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। सो R इज इक्वल टू V अपॉन I और V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, इसके बाद रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला था ऑन व्हाट बेसिस कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कोई भाई किसी को ठंड पसंद नहीं है, किसी को गर्मी पसंद नहीं है, ठीक है, या किसी को बरसात पसंद नहीं है, तो उसी तरीके से जो रेजिस्टेंस है वो भी कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 पैरामीटर था लेंथ, सेकेंड पैरामीटर था विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, और इनको प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट हटाने के लिए हमने लगाया था रेजिस्टिविटी का साइन। ठीक है, यहां से हम लोगों ने रेजिस्टिविटी भी निकाली विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल एंड इट ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 थिंग
that is what temperature, and number 2 thing, that is what material. Material to material resistivity vary करती है, but it does not depends upon length and the area of cross section. ठीक है, आप वायर के 10 टुकड़े कर दो, but wire is of copper, always remains same. ठीक है ना, आप वायर के 10 टुकड़े कर दो, रेजिस्टेंस बदल जाएगा, बट उसकी रेजिस्टिविटी नहीं बदलने वाली. ठीक है, तो रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल. SI unit is ohm meter, which is also known as Siemens. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमसे ये यूनिट पूछी जाती है जनरली. ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, रेजिस्टिविटी निकाल लिया. कंडक्टेंस क्लास 10th में नहीं है. ठीक है, दैट इज इन क्लास 12. ठीक है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. ठीक है, इसके बाद आया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. अगर आप सीरीज में रेजिस्टेंसेस को लगा रहे हो, आर सीरीज है, देन इट शुड बी R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn. ठीक है, if resistance are in parallel, then the formula will be 1 upon R parallel is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus up to 1 upon Rn. अगर आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस कम करना है, आप उनको पैरेलल में जोड़ दीजिए. अगर आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है, आप उनको सीरीज में जोड़ दीजिए. ठीक है, इसके अलावा आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी. इसके अलावा हम लोग इसमें V इज इक्वल टू आई इंटू आर या आई इज इक्वल टू V अपॉन R वाला अगर फॉर्मूला लगाते हैं, देन इट शुड बी V स्क्वायर इंटू टी अपॉन R. ठीक है, तो अलग अलग तरीके से ये स्विच हो जाता है. इसके अलावा हमारे पास बचता है 1 पावर. ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू V इंटू आर, सॉरी V इंटू आई, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर. ठीक है, राइट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. और इसके अलावा अगर हम आई की जगह डालें, देन इट शुड बी V स्क्वायर अपॉन आर. तो इन शॉर्ट हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 फॉर्मूलाज का यूज करना है व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला. इसके अलावा क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस ऑन न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है. कारण क्या है भाई, जब न्यूमेरिकल्स करते हो तो पहले आधों को तो देख के डर लगता है, तो बोले यार ये हमसे नहीं हो पाएगा. ठीक है ना, जैसे मैथ्स के लिए फोबिया है कि ये हमसे नहीं हो पाएगी, उसी तरीके से न्यूमेरिकल के लिए सबसे अच्छा फोबिया है कि भाई ये हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज हैं. अगर सही निकालोगे तो पूरे, नहीं निकालोगे तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. ठीक है, आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते समय सबसे पहला काम क्या करना है, आप जितना क्वेश्चन पढ़ो उतना गिवन लिखते जाओ. ठीक है ना, जितना क्वेश्चन पढ़ते जाओ उतना गिवन लिखते जाओ. एट द एंड जब आप पहुंचोगे कि मेरा न्यूमेरिकल मैंने पूरा पढ़ लिया, तब तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास गिवन क्या है, आपको निकालना क्या है. फिर बचा सिर्फ तीसरा खेल, फॉर्मूला लगाने का. यानी कि अभी तक का काम हमने वही किया जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा गया है वही हमने लिखा. अब काम आया तीसरा. पहला काम गिवन लिखना, दूसरा काम क्या निकालना है वो लिखना, तीसरा काम आपको उसका फॉर्मूला पुट फॉरवर्ड करना. ठीक है, आपको उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिस्टेड कर देना, भाई ये चीज निकालनी है, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि इस चीज में ये चीज मिसिंग है. ठीक है, आपने गिवन लिख दिया, आपने टू प्रूव लिख दिया, जो फाइंड आउट करना है वो लिख दिया, उसके अलावा आपने फॉर्मूला निकाल लगा दिया. यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर आपको घर बैठे बैठे दे गया. ठीक है ना, यानी कि जो लिखा है उसी को लिखने के सीबीएसई आपको नंबर दे रहा है. ठीक है, आपने इतना काम किया, एट लास्ट कहीं से आपने टीक के आंसर लिख दिया. मान लीजिए आपको नहीं आता, आपने टीक के आंसर लिख दिया, यूनिट लगा दी, आपके 2.5 नंबर पक्के. क्वेश्चन कहीं से याद है, सॉल्व नहीं करना आता, आंसर लिख दो, यूनिट लगा दो, 2.5 नंबर पक्के. यानी कि सिर्फ 1.5 नंबर की आपको मेहनत करनी बची है. दैट इज ऑल कैलकुलेशन. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं और इसी रूल पे वर्क प्रोसीड करेंगे. ठीक है, चलिए भाई हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ उसका सोल्यूशन और गिवन लिखते हैं. हम लोग उसी स्ट्रेटेजी पे चलेंगे जो हमने डिसाइड करी है.
पहले क्वेश्चन पढ़ो, जो गिवन है वो लिखो, जो फाइंड आउट है वो लिखो और अपने आप आगे फॉर्मूला पुट फॉरवर्ड करो। क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। हाउ मच एनर्जी, यानी कि आपको जो कैलकुलेट करना है दैट इज एनर्जी, एनर्जी विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू वर्क डन। तो आपको दोनों में से कोई एक चीज कैलकुलेट करने को मिलेगी, या तो आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है या वर्क डन, दोनों एक ही बात है। नंबर 1 चीज क्लियर हो गई। सेकेंड चीज, इज गिवन टू 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि आपको चार्ज Q की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 1 कूलम। ठीक है, पहली चीज। सेकेंड, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, राइट। अब क्या है, मैंने लिख दिया मुझे क्या चाहिए, वर्क कैलकुलेट करना है। मैंने लिख दिया मेरे पास गिवन क्या है, चार्ज और वोल्टेज। अब मुझे सिर्फ क्या फॉर्मूला लगाना है वर्क डन करने का। वर्क डन पावर में भी कैलकुलेट होता है, वर्क डन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में भी कैलकुलेट होता है और वर्क डन पोटेंशियल में भी कैलकुलेट होता है। ठीक है ना, मुझे पोटेंशियल और चार्ज गिवन है, मुझे पोटेंशियल और चार्ज गिवन है। अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, पोटेंशियल चार्ज फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, सीधा सीधा हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे। W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q। तो W इज इक्वल टू V की वैल्यू है 6, चार्ज की वैल्यू है 1, तो वर्क हो गया 6 जूल। ठीक है, आपको यूनिट लगाना जरूरी है, अगर यूनिट नहीं लगाई देन योर आंसर इज रॉन्ग। टीचर आपके पूरे हाफ मार्क डिडक्ट करने का राइट रखता है अगर आपने यूनिट पुट फॉरवर्ड नहीं किया। ठीक है ना, तो सब कर रहे हो तो यूनिट जरूर लगाओ, भले ही आंसर मत लिखो लेकिन आंसर में यूनिट लगा के रख दो पहले से। ठीक है, चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूट द हीट जनरेटेड। तो यानी कि आपको इन शॉर्ट हीट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? इन शॉर्ट हीट कैलकुलेट करना है। तो मुझे हीट निकालना है। ठीक है, राइट। हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि Q की वैल्यू दे रखी है मुझे 96,000 कूलम। दैट्स इट, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q। ठीक है ना, मेरे को क्या दे रखी है Q की वैल्यू 96,000। मुझे 96,000 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर करना है और मेरे पास टाइम दे रखा है 1 आवर। ठीक है, अब अगर आप इस 1 आवर को सबसे पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करते हो तो 1 आवर हैज 60 मिनट एंड 1 मिनट हैज 60 सेकंड, तो ये हो गया 3600 सेकंड। ठीक है, सेकंड थिंग, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, यानी कि V का वैल्यू मुझे 50 वोल्ट दिया। ठीक है, मेरे पास Q है, ठीक है, दैट इज I इंटू टी, चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी। मेरे पास टाइम है, मेरे पास वोल्टेज है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं। H का फॉर्मूला है I स्क्वायर R इंटू टी या फिर V स्क्वायर T अपॉन R। ठीक है ना, अब हम इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वहां से हमारे आंसर को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हमें दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करना है और हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, आंसर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं करंट निकालता हूं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। व्हाट इज Q? Q इज 96,000 और टाइम है 3600। 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, राइट। अब 6 की टेबल में लेते हैं, 6 6 36 और 6 की टेबल में 6 1 6 6 6 36 एंड 0 आ जाता है। ठीक है, अब ये आया वापस से 2 की टेबल में हम लेते हैं, तो 2 की टेबल में आ गया 2 3 और 2 की टेबल में हो गया ये 80, तो ये हो गया 80 अपॉन 3 एम्पियर। ये आ गई करंट की वैल्यू। ठीक है, अब यहां से हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए R इज इक्वल टू V अपॉन I। V है मेरे पास 50 एंड दैट इज रेजिस्टेंस इज 80 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 50 इंटू 3 अपॉन 80। 1 0 से 1 0 कैंसिल, दैट इज व्हाट 15 अपॉन 8 ओम। अब इसको आपको फॉर्मूला लगना है H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी के अंदर। ठीक है, राइट, और सिंपली हमारा वहां से आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। राइट, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 3? ठीक है ना, अभी देखिए हमने 2 क्वेश्चंस किए, दोनों के दोनों क्वेश्चंस में हमने सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे काम किया कि आप सबसे पहले क्या करो, गिवन लिखो, क्या निकालना है वो लिखो और उसके बाद तीसरी चीज फॉर्मूला। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस, यानी कि इस बार हमें R की वैल्यू दे रखी है एंड R इज 20 ओम। ठीक है, मुझे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दे रखा है, 20 ओम दे रखा है। टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो I की वैल्यू दे रखी है मेरे को 5 एम्पियर। ठीक है, राइट। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स, यानी कि मुझे H कैलकुलेट करना है और मेरे पास टाइम दे रखा है 30 सेकेंड्स। ठीक है, यानी कि मैं यहां पर वापस से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी, यही फॉर्मूला लगाऊंगा। I मेरे पास गिवन है, R मेरे पास गिवन है, टाइम मेरे पास गिवन है, एंड अगेन इट्स यूनिट विल बी जूल्स, क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। ठीक है, चलिए H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आई का स्क्वायर मीन्स 25, R इज इक्वल टू 20 और टाइम दे रखा है मुझे 30 सेकंड्स के अंदर। अगर आपको आवर्स में टाइम दे रखा है तो आप यूनिट किलोवाट में निकालोगे, सेकंड्स में दे रखा है, सेकंड्स में कैलकुलेट करना है तो आप उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए तो दैट इज नाउ ये हो गया 25 इंटू 600, 25 6 इज 150, तो 150 और 00 जूल, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो H इज इक्वल टू 15,000 जूल हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते चौथे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए, सेम एक ही वनडे के ऊपर, कौन सा, कि हमें गिवन लिखना है। ठीक है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। एक मोटर हमारे घर में लगी हुई है जो कि पावर सप्लाई खींचती है करंट 5 एम्पियर का, तो यानी कि I की वैल्यू मेरे पास हो गई 5 एम्पियर, और वहां पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रखा है दैट इज V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो मुझे सबसे पहले पावर निकालनी, ठीक है, और ये कितनी एनर्जी खाएगा 2 घंटे के अंदर, तो मुझे एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है, और टाइम दे रखा है मुझे 2 घंटे। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला, सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लगाते हैं। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। V है हमारे पास 220 और I है मेरे पास 5 एम्पियर। ठीक है, दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, 0 एज इट इज, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 5 2 10 and 1 1100 वॉट। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हम जो भी पावर कैलकुलेट करते हैं वो किलोवाट में कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे। तो द पावर विच इज 1100 वॉट नाउ कन्वर्टेड टू किलोवाट डिवाइड बाय 1000 विच इज इक्वल टू 1.1 किलोवाट। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास जो एनर्जी कैलकुलेट करनी है उसके लिए R गिवन है। तो ठीक है, और हमारी जो कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज KWH, किलोवाट आवर। ठीक है, तो अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सिंपली यही एनर्जी का फॉर्मूला है। पावर कितनी आई 1.1 वॉट, और टाइम कितना है मेरे पास 2 घंटे, तो ये हो गया 2.2। ठीक है, एनर्जी की यूनिट होती है किलोवाट आवर, यानी कि हमारा जो बिल आया, जो यूनिट है उसने खाई मोटर ने, ठीक है ना, कितनी देर, 2 घंटे चलने के बाद, तो उसने 2 घंटे में 2 यूनिट खाई है। हम कहते हैं ना, बोले फ्रिज पूरे एक दिन चला तो 2 यूनिट बिजली खाई है फ्रिज ने। तो ये मोटर भी 2 घंटे चली, 5 एम्पियर की मोटर है, और वो कितना बिल उठा रही है, 2 यूनिट का बिल उठा रही है। ठीक है, अब मान लीजिए द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹10, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹10, तो कॉस्ट ऑफ 2.2 यूनिट कितना हो जाएगा, दैट इज 10 इंटू 2.2, दैट इज 22 रुपीज। तो हमारा जो बिल हुआ 2 घंटे का वो 22 रुपए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई ये मैं कर रहा हूं, मैंने तुम्हारे सामने सिर्फ
क्या लिखा, गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, पहले जो सारे फॉर्मूले लिख दिए थे उन्हीं में से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक को पिक किया और यहां पर उठा के पेस्ट कर दिया, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इतना सा ही काम करना है, इतने ही आसान है, इतने ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हम लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, ठीक है, राइट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन है द फिगर बिलो शोज 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर, 3 कॉपर कंडक्टर्स हैं, ठीक है, along with their areas and length, हमें सबका एरिया गिवन है, सबकी लेंथ गिवन है। डिस्कस इन विच ज्योमेट्रिकल शेप द रेजिस्टेंस विल बी हाईएस्ट, कौन से शेप में रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए मैं सबसे पहले हम इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, ठीक है, राइट, इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग R2, यहां पर इसका रेजिस्टेंस ले लिया मैंने R1 और इसका रेजिस्टेंस लेके चलता हूं मैं R, 3 रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैं तीनों में से चेक करूंगा कि भाई कौन सा ज्यादा कम आएगा। सबसे पहले मैंने ये वाला वायर लिया, R1 रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, तो R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये आ गया मेरे पास R1 की वैल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अब मैं सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को इसी की टर्म्स में कैलकुलेट करूंगा। नंबर 2, हमने क्या करा, लेंथ को दुगना कर दिया। अब हमें पता है रेजिस्टेंस और लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है, लेंथ डबल हुई तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, ठीक है, राइट, दुगना हो गया, बढ़ गया। और एरिया आधा हुआ तो हमें पता है इनवर्स रिलेशन है, तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस और भी ज्यादा बूस्ट अप हो गया, ठीक है। पहले इतनी चौड़ी रोड थी, अब इतनी सकड़ी रोड है, तो ऑटोमेटिकली द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी हाई। तो हम R2 कैलकुलेट करते हैं, R2 इज इक्वल टू रो, लेंथ की जगह डालूंगा मैं 2L और एरिया की जगह डालूंगा मैं A/2, ये नीचे का 2 ऊपर गया, R2 इज इक्वल टू ये हो गया 4 रो L अपॉन A। देखिए रो L अपॉन A इज द रेजिस्टेंस 1, तो R2 की जो वैल्यू आ गई मेरे पास दैट इज 4 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि R2 रेजिस्टेंस R1 का 4 गुना है। अगर R1 10 ओम है तो R2 ऑटोमेटिकली 40 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड लेते हैं जिसमें एरिया डबल हो गया और लेंथ क्या हो गई, आधी हो गई, ठीक है ना, आधी लेंथ हो गई तो रेजिस्टेंस भी आधा, और एरिया डबल हुआ तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस कम। तो ऑब्वियसली यहां से तो हमें यह समझ में आया कि भाई R2 जो है उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी। चलिए करके देखते हैं, ठीक है ना। थर्ड केस में क्या था हमारे पास, R3 इज इक्वल टू रो, लेंथ आधी हो गई L/2 और एरिया डबल हो गया 2 × 8, ठीक है, ये 2 नीचे आया तो R3 इज इक्वल टू रो L और ये 4 ऐसा का ऐसा और ये 8। अब देखिए इसमें ये जो 3 वैल्यूज हैं 1 2 3 ये ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस 1 है, तो R3 की वैल्यू हो गई R1 अपॉन 4, ठीक है। तो अगर हम देखें तो R1 की वैल्यू इज इक्वल टू रो L अपॉन A, R2 की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ रो L अपॉन A एंड R3 की वैल्यू 1/4 टाइम्स ऑफ रो L अपॉन A। तो यहां से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस R2 आ गया, ठीक है ना। तो R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है, एंड R3 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ R, ठीक है। तो सबसे ज्यादा R2 रेजिस्टेंस, फिर R1 रेजिस्टेंस एंड देन R3। तो हम यहाँ रिलेशन लिख देते हैं, R2 सबसे बड़ा, फिर R1 और फिर सबसे छोटा हमारे पास R3, ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन था जो हमसे 2019 के अंदर 3 मार्क्स का पूछा गया था मेन एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यूज को पुट फॉरवर्ड करना है, सिंपल वैल्यूज को वहां पे लगाना है, फॉर्मूलाज को पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड है, ये रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है,
अ कॉपर वायर, तो सबसे पहले मुझे एक कॉपर वायर लेना है, ठीक है। कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी हमें लगभग आजू बाजू पता होनी चाहिए, 1.67 के अप्रोक्स आएगी। हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर, यानी कि मुझे डायामीटर दे रखा है। मैंने यहां पर एक कॉपर वायर लिया, जिसका डायामीटर है मेरे पास 0.5 mm, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो डायमीटर इज इक्वल टू 0.5 mm, विच इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। सारी चीजें हम लोग कौन से फॉर्म में लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो R इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज, रो की वैल्यू हमें दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो दिस इज रेजिस्टिविटी, ठीक है, सिंपल। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम। हमें रेजिस्टेंस को 10 ओम बनाना है, सच दैट लेंथ ऑफ वायर कितना होगा, ठीक है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। तो अगर मैं इस डायमीटर को दुगना कर दूं, अगर मैं इस डायमीटर को दुगना कर दूं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली 4 गुना कम हो जाएगा, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, ठीक है ना। पहले डायमीटर d था, इस बार डायमीटर हो गया 2d, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर d की वैल्यू चेंज होगी, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4d स्क्वायर, तो ये 1/4। तो नया जो रेजिस्टेंस होगा वो ऑटोमेटिकली 4 गुना कम हो जाएगा पुराने वाले से। ये सेकंड पार्ट खत्म होगा। अब हमें सिर्फ लेंथ ऑफ वायर कैलकुलेट करना है। लेंथ ऑफ वायर कैलकुलेट करने के लिए R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, फॉर्मूला लगाया, तो L इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन रो, ठीक है। रेजिस्टेंस है मेरे पास R इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई है 22 अपॉन 7 और आर स्क्वायर है मेरे पास 0.5 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, मुझे लेंथ निकालनी है, तो यहां से लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन रो, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू है 10, एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इज 22/7, रेडियस का स्क्वायर दैट इज 0.5/2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टिविटी दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब जो अपॉन में उसको नीचे ले आओ, तो L इज इक्वल टू 10 इंटू 22 इंटू 0.5 का स्क्वायर दैट इज 0.25 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन, ये 7 भी नीचे आ गया, इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबके पॉइंट्स हटाएंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट हटे तो ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 1 पॉइंट हटा तो ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। एक जीरो से हमने सबसे पहले एक जीरो को क्या कर दिया, कैंसिल, राइट, ठीक है। एक और जीरो से हमने एक और जीरो कैंसिल कर दिया, तो अब हमारे पास कैलकुलेशन में बचा 22 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -6, और ये -8 जब ऊपर गया तो ये प्लस का 8 हो गया, अपॉन 7 इंटू 4 इंटू 60। अब ये कैलकुलेशन है हमारे पास करने के लिए, ठीक है। हम इसको सबसे पहले कैंसिल करते हैं 2 की टेबल में, 2 1 जा 2 11 जा, ठीक है। ये हो गया 25 इंटू 11। अब हम इसको कैंसिल करेंगे 7 से, 7 3 जा 21, 4 बचा, पॉइंट लगा, 7 5 जा 35, 5 बचा 50 हो गया, तो 7 6 जा 48, सॉरी 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, तो ये हो गया 3.57। तो यहाँ पर हमारे पास L की वैल्यू आ गई 11 इंटू 3.57 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 32, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये 33 34 होगा, तो ये हो गया 1.2, ठीक है ना, 3, तो L आ गया 123 मीटर लगभग, ठीक है ना। तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई,
अप्रोक्सीमेटली 123 मीटर। ठीक है, तो आपको सिंपल एक एक स्टेप का कैलकुलेशन करना है। इन केस के अगर कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है तो आप लास्ट स्टेप जहां तक कैलकुलेशन कर सकते हो वहीं पे ड्रॉप कर दो, क्योंकि अगर गलत आंसर लिखा तो बहुत नंबर कटेंगे। लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन को यहीं ड्रॉप किया तो आपको सिर्फ हार्डली हाफ मार्क डिडक्ट होगा। किस चीज का? आंसर नहीं करने का। ठीक है ना, रेस्ट यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है ना।